हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स बार बार पूछ रहे थे। आई थॉट फॉर वंस एक छोटे से वीडियो में उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। डू वॉच दिस वीडियो बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम। हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम डे से जो एसोसिएटेड है उन्हें यहाँ पे टच करेंगे। क्या पढ़ना है हम ये बात नहीं करेंगे यहाँ पे। एग्जाम डे में किन चीजों का ध्यान रखना है उन्हें उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करो और उसको ध्यान से पढ़ो जो सारे रूल दिए हैं। मोस्टली लोग उनको ध्यान से नहीं पढ़ के जाते हैं, वहां जाके उन्हें पता चलता है ये चीज अलाउड थी, ये नहीं अलाउड थी, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सिंपली देखते हैं, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, गवर्नमेंट आईडी ले जानी है ओरिजिनल। तो अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको रख लीजिए। पूरे एडमिट कार्ड का निकालिएगा, कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट डज नॉट मैटर, बस क्लियर होना चाहिए और आपकी फोटो पहचान में आनी चाहिए। ठीक है, एक फोटो आईडी आधार कार्ड जैसा कुछ भी ले जा सकते हो। ओरिजिनल ले जाना, जेरोक्स मत ले जाना। मोबाइल में है ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, हार्ड कॉपी ओरिजिनल। ठीक है, दो चीजें हो गई जो आपको ले जानी है अपने साथ, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। ये तो एक बात हो गई। इन्होंने कहा एग्जाम सेंटर एक दिन पहले एडवांस में देखा हो। देखो, अगर आपका एग्जाम सेंटर आपके शहर में और आपको पता है कहाँ पे है तो इट्स ओके। टाइम से जाना बस, ताकि कभी ट्रैफिक या किसी और वजह से लेट ना हो। अगर आपका सेंटर दूर है, आपको आइडिया नहीं है कहाँ पे, एंड अगर आप पॉसिबल है आपके लिए, तो एक दिन पहले हो सके तो देखाओ। सेकेंडली, इतनी फैसिलिटी है आज की डेट में, गूगल मैप्स एक्सेट्रा, आप अंदाजा लगा सकते हो सेंटर कहाँ पे है। गुड थिंग इज आपका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं है, दोपहर में है, तो आप टाइम से पहले निकल जाओ। अगर आपके घर से ज्यादा दूर है, 2 ढाई घंटे 3 घंटे दूर है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतने टाइम को मार्जिन में मत लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लो और सुबह जल्दी निकल जाओ ताकि आप पीसफुली पहुंच सको, एंड में आपको हड़बड़ ना हो। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 AM दिया है। एग्जाम आपका 1 से 4 बजे तक होता है। 1:15 पे गेट बंद हो जाएगा, यानी एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट बाद तक गेट खुला रहेगा और फिर बंद हो जाएगा। प्लीज इसको अपना टारगेट टाइम मत मान के चलो। 11:30 वो इसलिए रिपोर्टिंग देते हैं, वो बेवकूफ नहीं है जो आपको पहले बुलाते हैं। रीजन बीइंग, चेकिंग में टाइम लगता है। इतने सारे बच्चे इतने सारे बैराक्स हाथ में लेके आएंगे, कौन सा सेंटर कितनी चेकिंग करता है ये अलग बात है, बट मान के चलो कि आपका सेंटर स्ट्रिक्ट हो सकता है। इतने बच्चे, इतनी बैराक, इतना सामान, एडमिट कार्ड चेक होगी, आईडी चेक होगी, एंट्री के रूल्स होते हैं, टाइम लग जाता है। आप उसमें अगर एंड में पहुंचते हो और आप उस लाइन में पीछे हो, आपके लिए ही पैनिक बढ़ता है। अंदर जाके बैठना होता है, ओएमआर मिलती है, उसको फिल करना होता है, 10 मिनट खुद को शांत करना होता है कि आप पेपर पीसफुली दे सको। नहीं चाहिए कि बिल्कुल 1 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 12:50 55 पे हम अंदर जा रहे हैं। पहले पहुंच के चिल करो। ठीक है, तो आपको लेट एंट्री पे तो देखो अलाउ ही नहीं करेंगे, प्लीज उस सिचुएशन तक तो जाओ ही मत। सेकेंडली, क्या आपको अलाउड है ले जाना ओनली बैराक्स विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स। पता नहीं इस बात पे लोग इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, बहुत सिंपल सी कुछ बातें हैं। बैराक ले जा सकते हो, एक बात, उसमें नोट्स कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए, यह है दूसरी बात। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेंसिल की हल्की फुल्की मार्किंग ये सब चल जाती है, इट्स ओके बाकी इस पर भी हम डिटेल में भी बात करेंगे। पर आपको एग्जाम में बैराक्स अलाउड है, सिर्फ वो जिनमें नोट्स या कमेंट्रीज नहीं है। डिजिलॉट वर्जन यानी जो 2 लैंग्वेजेस में है, एक इंग्लिश और दूसरा कोई भी और आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, अलाउड है, सब चलेगा। ठीक है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको एक आईडी ले जानी है और आपको अपने बैराक ले जाने हैं। ये 3 चीजों के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, मोबाइल्स, गैजेट्स, स्मार्ट वॉचेस कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो प्लीज एक नॉर्मल एनालॉग वॉच अपने साथ ले जाना। हम सबको डिजिटल वॉचेस की आदत है, एग्जाम जाके याद आता है कि ये तो उतार के जमा करनी है, पता चला आपके पास पेपर में घड़ी नहीं है, आजू बाजू लोगों से टाइम पूछते रहते हो। तो प्लीज अपने पास एक वॉच पहले ही आपके पेंसिल बॉक्स में डाल के रख लो। ठीक है, हैव दैट ट्रांसपेरेंट पाउच, उसमें कुछ बेसिक स्टेशनरी लेके जाना। एक जगह रहेगा, 25 पॉकेट में सामान नहीं फैलता है, एंड कंफर्टेबल रहते हो। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन जब तक खत्म नहीं हो जाता। पूरे 3 घंटे बैठने हैं, सुकून से बैठो, सारा पेपर अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है। ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज अलाउड। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, इतने क्लियर एडमिट कार्ड में लिखा होता है, फिर भी एग्जाम हॉल में एक बच्चा खड़ा होता है जो पेन नहीं लाया होता है। पता नहीं एग्जाम देने, पता नहीं कैसे एग्जाम देने आ रहे होते हैं जो अपने पास पेन नहीं लेके आए होते हैं, मतलब अलग ही अनोखे बच्चे होते हैं। लाए भी होंगे तो जेल पेन लेके आएंगे, कोई पेंसिल लेके आया, प्लीज डोंट डू दैट। सिंपली लिखा है ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन, दोनों ले जाओ और एक से ज्यादा ले जाओ, एक आधा ऐसे जो नमूने मिल जाएंगे उनके लिए रख लो। ठीक है, और अपने लिए भी जरूर रखो, कभी कभी होता है आपका पेन लीक कर गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको किसी और का मुंह ना देखना पड़े, आपके पास अपना अरेंजमेंट है। तो 2 4 पेन जरूर ले जाओ। एंड दिस इज एन एडवाइस आई गेव इन द ओल्डर वीडियो, वो आई बटन पे लिंक्ड होगा, उसको जरूर देखना, कि पेपर अटेम्प्ट करने से लेकर ओएमआर सब कुछ हमने बहुत डिटेल में वहां कवर किया था। कि प्लीज ब्रांड न्यू पेन मत ले जाना। ये आई डोंट नो कितनी बार बताना पड़ेगा, बिल्कुल नया पेन बहुत स्मूथ नहीं चलता है, ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, वो चाहे 3 रुपए का हो या 300 रुपए का, डज नॉट मैटर, नया पेन बहुत स्मूथ नहीं चलता है, उसकी पिन रफ होती है, उससे आपको ओएमआर में जब सर्कल फिल करना होता है ना तो आपको दिक्कत होती है। तो अपना पेन अगर आज भी खरीदते हो ना, थोड़ा बहुत उससे लिख दो या उससे नॉर्मल रफ ऐसे ऐसे
उसको घिस दो थोड़ा-सा, ताकि वो स्मूथ चलने लगे। एंड खरीदते वक़्त भी देखो कि कौन-सा पेन है जो थोड़ा स्मूथ चलता है। जैसे पेन लाइक बटरफ्लो बहुत स्मूथ चलते हैं, बट वो भी नए होते हैं ना तो नहीं चलते हैं, ठीक है? एंड कोशिश करो कि कोई थोड़ा-सा ढंग का पेन लो, ऐसा ना हो वहाँ लीक-वीक कर जाए एग्ज़ाम में, फिर परेशान होते फिरो। एंड ओनली बॉल पेन, जेल पेन नहीं अलाउड है, पेंसिल नहीं अलाउड है ओएमआर में। पेंसिल लेके जानी है, वो मैं बताऊँगी बाद में क्यों, पर ओएमआर शीट पे सिर्फ बॉल पेन अलाउड है, ब्लू या ब्लैक कोई भी कलर का, ठीक है? उसमें भी मल्टीपल कलर रेड, येलो मत लेके जाने लगना, ठीक है? पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते, क्लियर लिखा है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है? आपको अपना रोल नंबर और सब कुछ आंसर शीट पे एंटर करना है, जैसा-जैसा वहाँ बताएँगे। कहीं पे एग्ज़ाम में किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूज़न हो, पेपर में, ओएमआर में कुछ भी फिल करने को लेके, गलत मत फिल करना, बेझिझक अपने टीचर से पूछना, जो भी इन्विजिलेटर ड्यूटी पे है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अरे इतना भी नहीं समझ में आ रहा है ये वो, कुछ नहीं, गलत भरने से अच्छा है बेवकूफ़ बन के पूछ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आपने ओएमआर गलत कर दी ना, उसको सही करना पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन का स्कोप ही नहीं होता है, तो ओएमआर से बिल्कुल मज़ाक नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको इंस्ट्रक्शन जो टेक्स्ट बुकलेट कवर पे वहाँ होंगे, उन्हें पढ़ना है, ध्यान से देखना है और अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, तो बहुत बेसिक सी बात है। डिसेबिलिटी के केस में बोला गया है, जिनकी भी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उन्हें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पर आवर और उनको अपना सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है? तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट रखना मत भूलिएगा। वो बच्चे जिन्हें स्क्राइब की ज़रूरत है, यानी उनके बिहाफ़ पे कोई पेपर देगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो स्क्राइब हैं, वो अपनी स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड और अपना एड्रेस प्रूफ साथ में लेके आएँ, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको एक स्क्राइब नहीं अवेलेबल कराया जाएगा और जो भी इंसान हो, जो भी बच्चा आपके साथ आया है पेपर देने, प्लीज़ कोशिश ये होनी है कि वो आपके ही फ़ील्ड का ना हो। यानी वो कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं हो सकता, ठीक है? वो प्रेफरेबली कोई स्कूल स्टूडेंट हो 10th या 12th का एंड जो कि ह्यूमैनिटीज़ का ना हो। तो अगर आप जैसे लॉ ग्रेजुएट हैं, तो कोशिश करिए आप किसी ऐसे को लेके जाएँ जो साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। हो सकता है किसी सेंटर पे लीनियंसी हो, पर आप रिस्क मत लीजिए, वहाँ जाके किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया या नहीं बैठने दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? एग्ज़ाम कैंडिडेचर आपका प्रोविज़नल है, चीज़ें ढंग से करोगे तो ही होगा, चीटिंग करोगे तो बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इस बार नहीं बैठने देंगे, तुम्हें कभी नहीं बैठने देंगे। सो प्लीज़, प्लीज़ डोंट डू एनी सच थिंग। मतलब कि पर्ची ले जा रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ ये काम मत करना, पकड़े जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं फाइनली एग्ज़ाम में ले क्या जाना है हमें। एक आपको एडमिट कार्ड अपना ले जाना है, प्रिंट कराओ, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड डज़ नॉट मैटर, शक्ल साफ दिखनी चाहिए, ठीक है? और पूरा एडमिट कार्ड क्लियर होना चाहिए, इंक ऐसा ना हो कि आधी-अधूरी सी दिख रही है, साफ-सुथरा, ठीक? फोटो आईडी ले जानी है एक ओरिजिनल, अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी ले जाओ। ओरिजिनल ले जाना, ज़ेरॉक्स नहीं ले जाना, ठीक है? बेयर एक्ट ले जाने हैं जिनमें नोट्स और कमेंट्रीज़ ना हो। किसी भी पब्लिशर के हों, डज़ नॉट मैटर, लैंग्वेज डज़ नॉट मैटर, नोट्स एंड कमेंट्रीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है? स्टेशनरी ले जाना, अब ये ध्यान रखो, एक छोटा-सा पाउच अपना ले जाओ ट्रांसपेरेंट वाला, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लेके जाओ बैकअप के लिए। एक पेंसिल, एक इरेज़र और एक राइटिंग पैड ले जाओ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। पेंसिल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको पेन यूज़ करना मना होता है, तो आपको जो छोटी-मोटी मार्किंग्स करनी होती है ना, अपने याद रखने के लिए, वो आप वहाँ पेंसिल से करते हो। इरेज़र इसलिए कि जस्ट इन केस कहीं कोई ऑब्जेक्टिव कर दे, तो आप उसको इरेज़ कर सको, ठीक है? एंड राइटिंग पैड इसलिए क्योंकि आपको देखो एक छोटी-सी टेबल मिलेगी, 15-20 किताबें होंगी आपके पास, उसी में ओएमआर भी होगी। टेबल कितनी अच्छी हो, पता नहीं कैसा सेंटर मिलेगा, पता नहीं। कई बार तो इतने वाहियात सेंटर मिल जाते हैं, टेबल बिल्कुल खराब-सी, ऊबड़-खाबड़ सी होती है। सो इट्स बेटर टू कैरी अ राइटिंग पैड। प्लेन ले जाना, उस पे कुछ लिखा ना हो ताकि कोई ऑब्जेक्ट ना करे, ठीक है? कैरी सम कैश विद यू बिकॉज़ आपका फ़ोन और सब कुछ जमा हो जाता है एंड वी ऑल आर इंटू द डिजिटल एरा नाउ। ₹5 नहीं होते किसी के पास कैश में। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो सकता है कैब बुक करके वापस जाओगे, आपको नहीं पता, जैसा भी आपका अरेंजमेंट है। थोड़ा-सा कैश अपने पास इसलिए रखो कि जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास कुछ पैसे हों, ठीक है? एक पानी की बेसिक बॉटल रखो, ट्राई करो कि ट्रांसपेरेंट रहे ताकि कोई ऑब्जेक्ट ना करे। वैसे डिपेंड करता है, देखो हर एग्ज़ाम सेंटर की अपनी कहानी है, हर एग्ज़ाम की भी अपनी कहानी है। यूपीएससी उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करता, नेट जेआरएफ वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। सो यू नेवर नो कि आपके सेंटर पे क्या हो रहा है और उस टीचर का क्या मूड है उस दिन, ठीक है? कौन कितना दिल पे लेके बैठा हुआ है, ओके? सो अपने साइड से सेफ रहो, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाओ ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो एंड कुछ खाने के लिए ज़रूर रखो क्योंकि दोपहर का एग्ज़ाम है, 5 बजे के बाद आप फ्री होंगे, आप कब घर पहुँचेंगे, क्या सिचुएशन है, थके होंगे। कुछ रखे रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? बैराक की बात करते हैं। देखो लेटेस्ट एडिशन ले जाना प्लीज़, 3-4 साल पुराना रखा है वो मत लेके जाना। रीज़न बीइंग बहुत सी चीज़ें अमेंड हो चुकी होती हैं, चेंज हो चुकी होती हैं। नोट्स एंड कमेंट्रीज़ नहीं होने चाहिए, ये 10 बार बता दिया है। डिजिलॉट वर्जन्स अलाउड हैं, जहाँ पे एक लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरी कोई और रीजनल लैंग्वेज है, इट्स ऑल फाइन। प्रिंट आउट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि मैम प्रिंट आउट अलाउड है कि नहीं। देखो 20 से 22 बेयर एक्ट अगर आपके पास है और आप सब कुछ प्रिंट आउट में ले जा रहे हो ना, तो हाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बंडल आप पेपर्स का लेके जाओगे, वहां एग्जाम में मना है पेपर्स इस तरह ले जाना, तो उस पर ऑब्जेक्ट किया जा सकता है।
बट मान लो 20-22 बैराक्स में आप 15-18 किताबें ले जा रहे हो, 2-4 चीज़ें हैं जो आप प्रिंट आउट ले जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बीसीआई के रूल्स हो गए या जो नए कोड्स आए हैं लेबर में, उनका आप प्रिंट आउट ले गए, इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो थोड़े-मोड़े प्रिंट आउट्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, पर पता चला पूरी सीआरपीसी, सीपीसी, बीएनएस सब कुछ प्रिंट आउट ले जा रहे हो, डोंट डू दैट, उनके बैराक ले जाओ, ठीक है? और आप भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, प्रिंट आउट खुले प्रिंट आउट हैंडल करना मुश्किल होता है। बुक फॉर्म में इट्स ऑलवेज़ ईज़ी टू हैंडल देम। रही बात मार्क कर सकते हैं कि नहीं, हाइलाइट कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ हाइलाइटर और पेन वेन मत यूज़ करो, अवॉइड करो। पेंसिल, येस, पेंसिल से छोटे-मोटे मार्किंग्स आप लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अमेंडमेंट है, बार-बार पूछा जाता है, आपको पता है फुटनोट पे दिया है, छोटा-सा मार्क कर लो वहाँ पे, इट्स ओके। अपने इंडेक्स में छोटा-छोटा आपको कुछ मार्क करना है अपने याद करने के लिए, इट्स ओके। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग कोई नहीं करता कि 20 किताबें बैठ के कोई देखेगा। हाउएवर वो इतनी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि पूरी बुक कलर कर रखी है आपने। पेंसिल इसलिए कह रही हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट भी करे तो हाथ के हाथ आप इरेज़र से उस चीज़ को मिटा सकते हो, ठीक है? ड्रेस कोड की बात करते हैं, पता नहीं बहुत कन्फ्यूज़्ड है बच्चे। देखो, कुछ लोग को शौक होता है अपना पूरा एडवोकेट वाले गेटअप में जाने का, आपकी मर्ज़ी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालाँकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी नॉर्मल डिसेंट कपड़े पहन के जाओ, कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देना है, फैशन शो नहीं है, प्लीज़ कंफर्टेबल कपड़े पहनो, मौसम के हिसाब से पहनो, ठंड बढ़ रही है, आपका सेंटर कहाँ है, आप इंडिया में इस समय कहाँ पे हो, उसके हिसाब से कपड़े पहनो, ठीक है? ईज़ी टू राइड, ये एक बात ध्यान रखना, ये कई एग्ज़ाम के एक्सपीरियंसेस के बाद समझ में आता है। बहुत हेवी ओवरकोट्स या ब्लेज़र्स अवॉइड करो। क्या होता है ना, आपकी कलाई पे ग्रिप बनने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो प्रेफरेबली कुछ ऐसा पहनो जिसमें आपको हाथ चलाने में दिक्कत ना हो, हाथ का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है? हुडीज़ आर द मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शंस, हालाँकि उसमें भी आई वुड सजेस्ट समथिंग एंड दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो हुडी पहनते हैं ना, अंदर कैजुअली घर की कोई भी पुरानी सी टी-शर्ट डाले होते हैं एंड ऊपर से हुडी पहन के चले जाते हैं। मान लो उस दिन हो गई बहुत गर्मी, आप एग्ज़ाम हॉल में हो रहे हो परेशान, हो सकता है मौसम ऐसा हो। अब आप उसे उतार भी नहीं सकते बिकॉज़ आप बहुत डिसेंटली ड्रेस्ड नहीं हो। इसलिए इफ यू आर डूइंग दैट, प्लीज़ ड्रेस डिसेंटली। ईदर वे जब कहीं भी जाओ प्रेज़ेंटेबल बन के जाना चाहिए, तमीज़ से जाना चाहिए, ठीक है? सो फॉलो दैट, डिसेंट कपड़े पहनो, हुडी पहन सकते हो, कोई जैकेट-वैकेट पहन के चले जाओ जिसको आप ईज़िली उतार भी सको अगर आप मान लो गर्मी लग रही है या परेशान हो रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सेंटर कहाँ है, कैसा है, ठीक है? बट इन जनरल नॉर्मल डिसेंट कपड़े। ये एक बात मैं नेट के बेसिस पे बोल रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपके सेंटर में ऐसा हो। दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स, प्लीज़ अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ज्वेलरी। दिस अप्लाइज़ ऑन मेन ऑल्सो। कोई भी चेन, ब्रेसलेट, इयररिंग, पियर्सिंग्स, आई वुड सजेस्ट उतार के जाओ। रीज़न बीइंग बहुत से सेंटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है? नेट जेआरएफ में कई बार देखा है कि वो आपकी नोज़ पिन जो आप पहनते हैं वो उतरवा देंगे, वो बिछिया उतरवा देंगे, रिंग्स उतरवाते हैं, कंगन उतरवाते हैं, चूड़ी उतरवाते हैं। टू एन एक्सटेंट कि आपके बाल में अगर क्लचर लगा है उसको भी निकलवा दिया जाता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ कि ऐसी कोई सिचुएशन मेरे सामने आए ही ना। प्रॉब्लम क्या होती है, आप पूरी चेकिंग करा के एंटर करके गए, लास्ट में उन्होंने बोल दिया, ओह! आपका ये अलाउड नहीं है, इसे बाहर रख के आओ। फर्स्टली हो सकता है कोई प्रेशियस मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, आप सेफली रखना चाहते हो, तो उस रिस्क को अवॉइड करो। सेकेंडली आप बैग जमा कर चुके हो, अब आप वापस जाओगे बाहर, फिर से बैग अपना लोगे, उसमें वो सामान रखोगे, फिर जमा करोगे, फिर सारा प्रोसेस करोगे, आपका टाइम वेस्ट होता है और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप पैनिक करने लगते हो कि अब लेट हो सकता है, ठीक है? सो माय एडवाइस वुड बी, बेटर है, बेटर सेफ दैन सॉरी, अपना टाइम बचाओ, अपना हेडेक खत्म करो। सब हटा के जाओ। कुछ पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन में कुछ नहीं होके जा रहा है। रख दो, बैग में रख दो, बाहर निकल के पहन लेना अगर इतना शौक है। 1 दिन में कोई नुकसान नहीं है, सब कुछ हटा के जाओ। अगर आप पायल पहनते हो, बिछिया पहनते हो, कंगन, चूड़ी, व्हाटएवर, प्लीज़ सब हटा के जाइए। सेम फॉर मेन, आप कुछ भी एक्सेसरीज़ पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, हटा के जाइए। नहीं चेक करते हैं, गुड फॉर यू, चेक करते हैं तो आपका टाइम खराब हो सकता है, ठीक है? इसलिए। तो और हेवी क्लोथिंग को लेके भी बहुत जगह रूल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा दुपट्टा, स्टोल या बहुत मोटे सोल के जूते बहुत जगह ऑब्जेक्ट करते हैं। कीपिंग इट सिंपल, कुछ सिंपल पहनो, ईज़ी कंफर्टेबल कपड़े पहनो, जहाँ पे तामझाम ना हो। हो सकता है आपके सेंटर की चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट ना हो बट अपने लिए अवॉइड ही करो टेंशन, ठीक है? टाइमिंग की बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, 1 बजे से 4 बजे। दोपहर में पेपर है, तो सुबह देखो अर्जेंसी नहीं है कि बिल्कुल 6 बजे उठ के भागना है। 11:30 रिपोर्टिंग है, टाइम से निकल जाओ अपने सेंटर के हिसाब से मार्जिन लेते हुए, ताकि अगर आपको ट्रैफ़िक भी मिलता है या किसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, गाड़ी खराब हो गई, कोई व्हीकल नहीं मिला, ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, व्हाटएवर, तो आप पीसफुली पहुँच सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 1 बजे पेपर हो रहा है, तो 12:45 भागे-भागे पहुँच रहे हैं। पैनिक का बहुत बड़ा रिलेशन होता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो पिछले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में, उस 1 दिन पे आप क्या करते हैं, कैसी कंडीशंस हैं, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका अगले 3 घंटे कैसे जाने वाले हैं। सो ये मत करो कि उस आखिरी 1 घंटे के मिसमैनेजमेंट के चलते आपकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है?
मेक श्योर आप 11:30 हर हाल में पहुँच जाओ। इट्स ओके 1 घंटा वहाँ खड़े रहना, चिल करना, चाय पीना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से 4 पेपर है, 11:30 रिपोर्टिंग है। गेट लास्ट 1:15 पे बंद होता है, पर इसको प्लीज़ मत ध्यान दो, जल्दी पहुँचना, ठीक है? 3 घंटे का पेपर है, पूरे टाइम आपको बैठना होगा। लीव बिफोर टाइम टू इंश्योर कि आप सेफली पहुँच सकें। बहुत लोग हड़बड़ में रैश ड्राइविंग करते हैं, लेट्स नॉट डू दैट। अपने आप को सेफ रखते हैं, ठीक है? टाइम मिलता है आपको चेकिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ट्रैफिक हो सकता है। कई बार सेंटर के आस-पास बहुत जाम लग जाता है, बिकॉज़ इतने सारे लोग अपनी गाड़ी और बाइक लेके पहुँच रहे होते हैं, ठीक है? हर सेंटर का डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, बेटर बी सेफ दैन सॉरी। कुछ फाइनल टिप्स एग्जाम के लिए बहुत लोग मुझसे इस पे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग अप अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू बेयर एक्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग एंड पेपर सॉल्विंग। ऑल्दो मैं उस पे बहुत डिटेल में पहले ही बात कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? देखो बेरा की बाइंडिंग्स पे मार्किंग कर दो। जो मोटे बेयर एक्ट होते हैं ना, उनको आप बाइंडिंग से पहचान जाते हो कि ये सीआरपीसी का बेयर एक्ट है। बट जो पतले होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, उनको देख के पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करो जो सीडी मार्कर आते हैं ना पतले वाले, उनसे आप छोटा-छोटा वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कुछ भी ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एक्सेट्रा। उससे क्या होता है ना, जब एक के ऊपर एक इतनी सारी किताबें रखी होती हैं एक बंडल में, आपके लिए आसान हो जाता है पहचानना कि ये कौन-सा बेयर एक्ट है। इसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका है इनको अरेंज करना। ऐसे नहीं रखना चाहिए कि एक सीआरपीसी रखा है, उसके नीचे फैमिली लॉ है, उसके नीचे एडवोकेट्स एक्ट है, उसके नीचे बीएनएस है, फिर सीपीसी है। डोंट डू दैट। सेट करके रखो। जो 6 क्रिमिनल लॉज़ की तकरीबन किताबें निकलती हैं आपकी, सीआरपीसी, उसका न्यू वर्ज़न, एविडेंस, उसका न्यू वर्ज़न, आईपीसी, न्यू वर्ज़न। इनको एक साथ रखो। उससे क्या है, तो आपको पता है कि इससे जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ये 6 किताबें एक साथ हैं। देन ये 2 किताबें एक साथ रखो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी, इससे अकेले 20 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो आपको ना अंदाज़ा होता है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा, आप पूरे 20 किताबों में नहीं ढूँढोगे। आपको पता है 7वीं 8वीं नंबर की किताब पे ही होगी। उसके बाद शॉर्ट एक्ट से मेरा मतलब है फैमिली लॉ हो गया, एडवोकेट्स एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, जिनसे 4, 5, 6, 8 सवाल आते हैं, ठीक है? लेबर हो गया और सबसे नीचे लीस्ट यूज्ड, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनको आप आखिरी में उठाओगे। पहले टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? उनको इस ऑर्डर में रखोगे ना, तो अब मान लो आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट का एक बहुत ईज़ी क्वेश्चन दिख रहा है। आपको पूरी 20 किताबों में ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है वो सबसे नीचे 5 किताबों में से ही कहीं पे है, ठीक है? सीआरपीसी का क्वेश्चन है, आपको पता है वो ऊपर की 5-6 किताबों में ही है। आपके लिए टाइम बचता है, आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ है, पर जब ऐसा 1-1, 1-1 मिनट 10 बार बचता है ना, तो पूरे एग्ज़ाम में 15-20 मिनट का फ़र्क आ जाता है। ओएमआर भरने में प्लीज़ आई एम वेरी क्लियरली रिपीटिंग दिस अगेन, सारी ओएमआर एंड में भरने मत बैठना, बहुत परेशान हो जाओगे। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले बात कर चुकी हूँ। इफ यू वांट मी टू कवर इट अगेन और कवर सम स्पेसिफिक क्वेश्चन, कमेंट करना, आई विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। या तो साइमल्टेनियसली भरते जाओ अगर आपकी आदत है तो, कि एक क्वेश्चन किया और हाथ के हाथ भर दिया। टाइम इसमें भी लगता है बशर्ते आपकी स्पीड है। जैसे पर्सनली दिस वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। ये मेरा अपना तरीका है। मैं नहीं करती कि पूरा पेपर करने के बाद, मैं हर क्वेश्चन के साथ-साथ सॉल्व करती हूँ। बट दिस वर्क्स फॉर मी इसलिए मेरी स्पीड है ऑलरेडी एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर आपकी उस तरीके की स्पीड नहीं है या आपको लग रहा है इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, तो अपने लिए कोई कट ऑफ बना लो कि 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ओएमआर भरेंगे, अगले 10 करेंगे, फिर ओएमआर भरेंगे। रीज़न बीइंग, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जब आपने एक राउंड में पेपर सॉल्व किया, पेपर सॉल्विंग के भी मल्टीपल राउंड मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। आपने जब एक राउंड में पेपर सॉल्व किया, तो आप जो है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करके भरते जा रहे हो, ठीक है? उससे क्या होता है, फर्स्ट राउंड के बाद आपके 30-40 क्वेश्चन आपको भरे हुए दिखते हैं। एंड में पैनिक नहीं होता, गलती के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है? काम माइंड से पेपर करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नॉट पूछा है कि पता चला वहाँ पे नॉट पूछा था और हम दूसरे साइड का मार्क कराए, ठीक है? किस सेक्शन की बात हो रही है, किस टॉपिक से पूछा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, बैराक ध्यान से पढ़िए, काम माइंड से लगाइए। एडवांस में ट्रैवल करके जाओ, वेल रेस्टेड, बिल्कुल शांति से, एग्जाम के दिन कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी 3 दिन है, बेसिक रिवीजन करो, शांति से पढ़ो और जाओ एग्ज़ाम देने, ठीक है? कोई लोड नहीं है, जो-जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ करो, बहुत नया पढ़ने के चक्कर में मत जाओ। पीवाईक्यूज़ ज़रूर रिवाइज़ कर लो एक बार, हमारे चैनल पे हम नियरली सारे कवर कर चुके हैं, छोटे-मोटे बाकी हैं वो आजकल में हो जाएँगे, ठीक है? चाहो तो वहाँ से भी रिवाइज़ कर सकते हो या जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हो, नए पे मत जाओ, जो यूज़ कर रहे हो करते रहो। रिवीजन करो अच्छे से, सबके इंडेक्स को दोबारा अच्छे से देखो, ठीक है? एंड बिल्कुल शांति से पेपर देने जाओ। पास करना है, 100 में 100 लाके टॉप नहीं मारना है, पूरा पेपर किसी को नहीं आता है। आपको भी पास करना ही ज़रूरी है। टारगेट फॉर 70, 80, 90 मार्क्स आराम से सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछना। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और टॉक अबाउट इट, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय।